दंगा कैसे होता और दंगाई का उपचार कैसे होना है। हाँ, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। आपके समय में थानों में भय पलता रहा, अपराधी और माफिया आपके खास रहे। ये बात आपकी सरकार के समय की कानून व्यवस्था से चरितार्थ होती रही। जंगल राज, गुंडा टैक्स, अवैध वसूली, अभी तो मैंने शुरुआत की, ये तो अभी शुरुआत है। नहीं, 11 वर्ष नहीं, अभी तो आपको जो है 2047 तक इंतजार करना होगा। अभी 2000 गोमती रिवर फ्रंट 167 करोड़ का प्रोजेक्ट, 1400 करोड़ खर्च हो गए और तब भी अधूरा। यूपी जैसे राज्य में अब तक यानी हमने 2,92,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों को, अकेले गन्ना किसानों को किया है, अकेले गन्ना किसानों को यूपी ने। यह है यूपी की नई प्रोग्रेस। करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और सरकार ने यह काम जो भी किया है अपनी पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से किया है। आपके समय में थानों में भय पलता रहा, अपराधी और माफिया आपके खास रहे। यह बात आपकी सरकार के समय की कानून व्यवस्था से चरितार्थ होती रही है। लेकिन आज प्रदेश के अंदर कोई वो नहीं। देखो, बहुत स्थिति आपके समय में था कि वो यानी जाति के नाम पे बांटो, भाषा और क्षेत्र के नाम पे लड़ाओ, तुष्टीकरण को बढ़ाओ, अराजकता और वैमनस्यता पैदा करो। यही तो कर रहे थे। दंगे, जंगल राज, माफिया राज, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, गुंडा टैक्स, अवैध वसूली, अभी तो मैंने शुरुआत की, ये तो अभी शुरुआत है। सत्ता के संरक्षण में पैरेलल नहीं, 11 वर्ष नहीं, अभी तो आपको जो है 2047 तक इंतजार करना होगा। अभी 2000 चाहे जो कहिए। आज यानी उस समय हरेक तबके में असुरक्षा का वातावरण था। प्रदेश की छवि अराजकता की थी, अस्थिरता की थी। और आज रूल ऑफ लॉ आज यूपी के अंदर है। कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं है। दंगाई, ओह, दंगा कैसे होता और दंगाई का उपचार कैसे होना है। हाँ, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब दंगा है। यह है नया यूपी। महोदय, हम लोगों ने पुलिस की अवस्थापना यानी अगर भर्ती की है, उनकी ट्रेनिंग अच्छी की है, तो उनकी अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ाया है। अब खपरेल के बैरक नहीं है। आप किसी भी जिले में जाएंगे, जो सबसे हाई राइज बिल्डिंग होगी और यूपी पुलिस की कार्मिकों के लिए बैरक होंगे। आखिर वो सभी नौजवान तो यूपी के अंदर के ही रहने वाले हैं, किसी न किसी के परिवार के होंगे सदस्य। ये मानवीय संवेदना का भाव पहले था, आज नहीं है। आज उनके साथ वही सद्भाव के साथ, सम्मान के साथ सरकार व्यवहार करती है। सरकार ने रिफॉर्म के पहली बार यूपी में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ। 7 जिले आज उससे पूरी तरह आगे बढ़ चुके हैं। मॉडर्न पुलिसिंग, साइबर थाना और फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट, यह आज यूपी की पहचान बन रही है। आज
यूपी के अंदर एफएसएल लैब्स बंद पड़ रही हैं। 3 नए कानून लागू होने के बाद 7 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक सजा में फॉरेंसिक एविडेंस आवश्यक है। आपका कार्यकाल होता तो आप कभी नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपने ना फॉरेंसिक लैब बनाई, ना फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट बनाए। ओह, अब 4-4 बार थे, नहीं कर पाए तो अब कभी नहीं मिलना है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। जेपीएनआईसी, गोमती रिवर फ्रंट, क्या सच्चाई है आपके जेपीएनआईसी की? 250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, 860 करोड़ रुपए खर्च हो गया और तब भी अधूरा। 250 करोड़ का प्रोजेक्ट, 860 करोड़ खर्च हो गया और तब भी अधूरा। यह है इनकी सच्चाई। गोमती रिवर फ्रंट, 167 करोड़ का प्रोजेक्ट, 1400 करोड़ खर्च हो गए और तब भी अधूरा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ईश्वर की बड़ी कृपा हुई कि तब तक आपकी सरकार जा चुकी थी और हमने फिर से उसका मूल्यांकन करवाया। इन्होंने 15,200 करोड़ रुपए के उसका केवल सिविल वर्क के लिए उसको तय किया था और उससे 10 मीटर चौड़ा, 1 किलोमीटर लंबा इन्होंने 340 किलोमीटर तय किया था। हमने थोड़ा सा उसके अलाइनमेंट को अलग से लेकर के 341 किलोमीटर लंबा बनाया, 120 मीटर चौड़ा किया और उसे जैसे 15,200 करोड़ रुपए में बना रहे थे, हम लोगों ने 11,800 करोड़ रुपए में वही एक्सप्रेसवे बना के दिखाया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे अधूरा, लेकिन एक परिवार के लोगों ने अलाइनमेंट तय करने के पहले जमीनें खरीद ली थी। ये मजाक है देश के साथ में, प्रदेश के वासियों के साथ में। आपकी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट इसलिए चलती थी क्योंकि नीयत साफ नहीं थी। नौजवान इसलिए नाराज था क्योंकि उसे मालूम था कि सूची तो पहले से ही आ जाती है। महाभारत के सारे रिश्ते निकल जाते थे, सूची पहले से निकल जाती थी। नौजवान ठगा का ठगा रह जाता था, उसको कुछ भी नहीं मिलता था। अन्नदाता किसान परेशान, योजनाओं का लाभ तो नहीं मिलता था। क्या होता था? उसके ट्यूबवेल की मोटर ही चोरी हो जाती थी। हमने उसको सुरक्षा की गारंटी भी दी, 16 लाख प्राइवेट ट्यूबवेल को फ्री में बिजली की गारंटी भी दी है और यूपी पहला राज्य है जो अपने अन्नदाता किसानों को सर्वाधिक बिजली की आपूर्ति करता है, सर्वाधिक आपूर्ति करता है। कल किसान दिवस था। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के 123वीं जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम विधान भवन के सामने भी हुआ था और मैं समझता था कि नेता प्रतिपक्ष और हमारे विरोधी दल के भी सदस्य उसमें भाग लेंगे, क्योंकि चौधरी साहब तो प्रदेश के नेता थे, देश के नेता थे। आप उस कार्यक्रम में नहीं थे, आएंगे भी नहीं आप लोग, क्योंकि आप लोग तो हर एक कार्य को आप वोट बैंक के नजरिए से देखते हैं। आपकी नियत है, आप किसान को वोट बैंक की नजर से देखते हैं इसलिए कुछ किए नहीं। आप दलितों को वोट बैंक की निगाह से देखते हैं इसलिए कुछ बोलते नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में। और
उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सिल चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं। और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और यह प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए। इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं, और इसीलिए हम कह रहे हैं नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए, और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं, उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना, और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध, और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, यह स्वीकार्य नहीं हो सकता है। सुरक्षा का परिणाम है कि जो पहले वोमेन फोर्स, महिला जो शक्ति थी, ये जो काम करती थी पहले, कामकाजी महिलाओं को काम करने का जो पहले स्कोप था 17 के पहले, वो केवल 13% था। आज उसका शेयर उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़कर के 35% से अधिक हुआ है, 36% के आसपास हुआ है। और सुरक्षा के बेहतरीन वातावरण का परिणाम है कि अब नाइट शिफ्ट में भी महिलाएं काम करने के लिए जा रही हैं, कहीं कोई सुरक्षा की कोई समस्या नहीं है। युवाओं के लिए एक नई स्कीम सीएम युवा उद्यमी के रूप में हम लोगों ने लागू की है, और मुझे प्रसन्नता है कि 1,10,000 से अधिक युवाओं को अब तक इस योजना के माध्यम से हम लोगों ने गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई है। आज प्रदेश में एक बेहतरीन स्टार्टअप का इकोसिस्टम भी खड़ा हुआ है। 18,000 से अधिक स्टार्टअप, 76 इंक्यूबेटर, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 8 यूनिकॉर्न आज अकेले यूपी में हैं। प्रदेश ने आज इस दिशा में बेहतरीन कार्य किया है, और मुझे लगता है कि अभी हाल ही में जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी सीएमआई द्वारा जो बेरोजगारी की दर के आंकड़े जारी किए गए हैं देश के अंदर, उसमें यूपी की बेरोजगारी की दर जो 17 के पहले 19% थी, आज वो घट करके 2.21% पर रह गई है। यह अब सीएमई के द्वारा जो अभी डाटा जारी किए गए हैं वह भी यूपी के अंदर है। आप वेलफेयर स्कीम में बात करेंगे, दिव्यांगजनों, निराश्रित महिलाओं और वृद्धजनों के लिए पेंशन की राशि, आप याद करिए आपके समय में 300 रुपया मिलता था, और वह भी आधा अधूरा। वो भी आधा अधूरा। आज डीबीटी के माध्यम से हम 1,06,00,000 परिवारों को 12,000 रुपये साल का पेंशन की सुविधा दे रहे हैं। डीबीटी के माध्यम से पैसा उनके खाते में जाता है। समाजवादी पार्टी ने तो छात्रों की स्कॉलरशिप में भी घोटाला कर दिया था। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की स्कॉलरशिप रोक दी थी,
और अब तो सरकार ने तय किया है कि छात्रवृत्ति दीपावली के पहले और जो बचेंगे वह गणतंत्र दिवस के पहले उन छात्रों को प्राप्त हो जानी चाहिए। यह सरकार ने इसको किया है और इसमें प्राथमिकता के आधार पर सरकार कार्य कर रही है। सरकार की इच्छा शक्ति बहुत साफ है, जो पहले दिन था वही आज भी है और सरकार उसी दिशा में आगे कार्य भी कर रही है। और मैं इसीलिए कहूंगा कि सप्लीमेंट्री डिमांड्स में हम लोगों ने प्रदेश की आवश्यकता के लिए जहां आवश्यकता पड़ रही है वहां पे धनराशि, और सरकार अब ये नहीं देती है कि टोकन मनी के रूप में, क्योंकि मैं जब 17 में आया था मैं देखता था समाजवादी पार्टी ने तमाम सड़कों को सैंक्शन किया था, लेकिन पैसा कितना दिया था, पता लगा कि 25 करोड़ की सड़क है, पैसा दिया था 1 लाख। अब मुझे बताइए 25 करोड़ की सड़क में 1 लाख से काम चलेगा? नहीं चल सकता है। ऐसे ही हम लोगों ने नहीं किया। आप लोग जो करते थे वो हम नहीं करते। नहीं, हाँ सबको मिलेगा, आप चिंता मत करिए। वो सड़क भी हमारे उसमें है वो, और आप चिंता मत करिए वो भी होगा। लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि हम एक साथ 40 से 50% पैसा रिलीज करें। जो डिमांड होती है 40 से 50% पैसा एक बार रिलीज करें और 75% काम पूरा होने के बाद तुरंत डिमांड भेजें, जिससे नया पैसा वहां पे रिलीज किया जा सके। और इसीलिए काम की एक गति, कार्य योजना बनाने में समय लगता है, लेकिन जब कार्य योजना और उसके सभी प्रकार की डीपीआर की सभी औपचारिकताएं पूर्ण हो जाती हैं तो उसके बाद उसको रिलीज करने में अब अगले 3 महीने का समय जो बच गया है, इसमें उसी गति को आगे बढ़ाने का। और मैं कह सकता हूं कि 24, 25 और 25, 26 की जो स्पीड है, इसमें निरंतरता आपको आगे बढ़ती हुई दिखाए, आपको इसमें एक नई गति देखने को मिलेगी। मैं केवल इस पूरे माननीय सदन से इस बात को कह सकता हूं, और खासतौर पर नेता विरोधी दल और विरोधी पक्ष से जुड़े हुए लोगों से, कि आप अनावश्यक नकारात्मकता मत लेके आइए। हर चीज को जातीय चश्मे से देखने की आदत से आप अपने को थोड़ा, यूपी का जितना आप नुकसान कर चुके हैं उससे आप लोग अब थोड़ा बचिए। अगर अब चाहते हैं कि वजूद बना रहे तो उससे बचिए, और नहीं तो मैं आपसे कहूंगा कि राह में मुश्किल होगी 1000, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही।